दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे मधुमक्खी पालन की। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अनेक तरह के खेती किसानी के साथ साथ व्यवसाय किए जाते हैं। उनमें पशुपालन है, मुर्गी पालन है, कुक्कुट पालन है, मछली पालन है। और आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादातर किसान भाई जो है अपनी रुचि ले रहा है मधुमक्खी पालन में। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम लागत में हमें अधिक से अधिक मुनाफा देता है। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों को रोज़गार से भी जोड़ता है। तो मधुमक्खी पालन आज का हमने विषय लिया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर नेहा शर्मा जी, जो कि सहायक प्राध्यापक है कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा, जिला होशंगाबाद से हमारे बीच में हैं। डॉक्टर नेहा शर्मा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में अनेक जगह पर हमारे किसान भाई मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। लेकिन मधुमक्खी पालन कैसे होना चाहिए और इसका स्वरूप क्या है, इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, आप बताएं कि जो मधुमक्खी पालन व्यवसाय है वो किस तरह का, कैसा व्यवसाय है? सर, जो व्यावसायिक दृष्टि से जो किसान जब मधुमक्खियों का पालन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन कहते हैं। जी जी। और इसमें किसान को मधुमक्खी पालन के साथ साथ एक तो उनको जो फसलें होती हैं उनमें परागण में उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। दूसरा, उनको साथ ही साथ उनको शहद की प्राप्ति होती है और उनको मोम मिलता है और उससे फसलों का परागण बहुत होता है। ये हम देखते हैं कि जो फसलों का परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, वो मधुमक्खियों के द्वारा लगभग 77% होता है। तो सबसे ज़्यादा एक तो इससे किसान की जो फसल की उपज बढ़ जाती है और उसके साथ साथ उपज बढ़ने से और उसको जब शहद भी मिलता है और उसके साथ उसका मोम भी मिलता है, तो इन सब चीज़ों से वो किसानों के लिए मुनाफे का धंधा बन जाता है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, शहद के बारे में तो हम सभी जानते हैं और कहते हैं कि शहद से मीठा और कुछ होता भी नहीं है। लेकिन वही शहद यदि शुद्ध है और सहज उपलब्ध है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ज़्यादातर औषधियों में शहद का उपयोग होता है। इसके साथ साथ व्यावसायिक स्तर पर जो है शहद का उपयोग होता है। नेहा जी, शहद के लिए मधुमक्खी पालन हम करते हैं। यदि मधुमक्खियों की प्रजाति की हम बात करें तो कितने तरह की प्रजातियां होती है, और जो हमारे किसान भाई मधुमक्खी पालन करते हैं वो मधुमक्खियां किस प्रजाति की होती है? जी, हमारे भारतवर्ष में लगभग 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसा कि हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि जो बड़ी ऊंचाई के जो पेड़ होते हैं या जो बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह जो होती हैं, उनमें हम देखते हैं कि जो मधुमक्खी होती है बहुत बड़ा छत्ता बनाती है। हाँ। लेकिन यह जो मधुमक्खी होती है यह पालने योग्य नहीं होती। इसे हम बड़ी मक्खी भी कहते हैं या एपिस डोर्सेटा के नाम से जानते हैं। अच्छा। यह मक्खी सामान्यतः 20 मिलीमीटर तक आकार में बड़ी होती है और यह लेकिन चिड़चिड़ी और गुस्सैल स्वभाव की होती है। इसके बड़े छत्ते से लगभग हमें 40 से 50 किलो तक शहद की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन यह पालने योग्य नहीं होती। अब जो दूसरी प्रजाति की हम बात करते हैं, ये होती है एपिस सेराना। ये जो प्रजाति होती है ये जनरली छोटी छोटी झाड़ियों में और छोटी जगहों पे जो छोटे पेड़ होते हैं उनमें ये अपना छोटा हथेली के आकार का ये अपना छत्ता बनाती है। लगभग इससे 200 से 250 ग्राम तक की शहद की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन इससे भी हमें व्यावसायिक दृष्टि से इसको भी नहीं पाला जाता। तीसरी जो प्रजाति होती है वह होती है भारतीय मक्खी एपिस सेराना इंडिका की। यह जो मधुमक्खी होती है यह जनरली समांतर रूप पर एक के बाद एक छत्ते बनाती है और इससे हमको लगभग 3 से 4 किलो तक शहद की प्राप्ति हो जाती है। ये सामान्यतः जो जैसे कि चिमनियाँ होती हैं या जो पेड़ की जो खोखालें होती हैं, इसके अंदर एक के बाद एक समांतर तौर पे अपने छत्ते बनाती है। अब जो व्यावसायिक दृष्टि से जो हम शहद का उत्पादन करते हैं, इसके लिए जो यूरोपियन मधुमक्खी है एपिस मेलिफेरा, इसका उपयोग किया जाता है और यह भी ढके हुए सरफेस पे अपना एक के बाद एक समांतर रूप पे ही ये छत्ते बनाती है और इससे हमें 30 से 40 किलो तक एक कॉलोनी से हमें शहद की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये 4 प्रकार की जो प्रजातियां बताई है डॉक्टर नेहा जी ने,
तो इनमें से जो चौथी मधुमक्खी होती है, यानी कि जो यूरोपियन मधुमक्खी आपने जी, बताया, जी। ये जो है हम व्यावसायिक तौर पर इसका पालन करते हैं। ज़्यादातर हमारे किसान भाई इसके बारे में जानते भी होंगे। नेहा जी, मधुमक्खी पालन के लिए शुरुआत यदि करनी है जी, तो जो संसाधन है, मतलब किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि किसान भाई के पास खेत है, खलिहान है, जी। लेकिन मधुमक्खी पालन के लिए किन ज़रूरतों को उससे पूरा करना पड़ेगा? जी, ये एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सामान्यतः किसान जो होते हैं वो खेती तो करते हैं और उनके आसपास जो बगीचे भी होते हैं, कुछ जंगली पेड़ भी होते हैं और आसपास जो है सब्जी वाली फसलें भी उगाते हैं। पर साथ ही साथ अगर वो मधुमक्खी पालन भी करते जाएं तो उनको खेती एक लाभ का धंधा साबित होगी। यहाँ देखने योग्य बात यह है कि वो इस तरीके की फसलों का चुनाव करें कि जिनमें कि उनको पुष्प वर्गीय फसलें हों, तो जैसे कि जिनमें कि उनको परागकण और मधुरस दोनों मधुमक्खी को मिल सके। कि जैसे कि हम देखते हैं कि सरसों है, तिल है, अलसी है, सूरजमुखी है, सनफ्लावर है, मक्का है, तो ये तो अगर इस टाइप की फसलें किसान भाई ले रहे हैं तो वो मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि सब्जी वर्गीय फसलें हैं तो कद्दू वर्गीय जो फसलें हैं वो, और अगर आपके आसपास पेड़ लगे हुए हैं तो जैसे यूकेलिप्टस के पेड़ हैं, नीम के हैं, जामुन के हैं, अमरूद के हैं, तो इस शीशम के हैं, तो इस तरह के जो आप पेड़ों का अगर आसपास हैं तो आप वहाँ पे मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, ताकि जो मधुमक्खी हैं उनको परागकण और मधुरस की उपलब्धता बनी रहे। तो मतलब ये दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मधुमक्खियों को, एक तो परागकण, दूसरा मधुरस। और यदि आपके पास पर्याप्त फसलें हैं, ज़्यादातर फूल वाली फसलें हैं, तो वो मधुमक्खियों के लिए उपयुक्त होती है। डॉक्टर नेहा जी, मधुमक्खियों के यदि स्वभाव की हम बात करें, जैसे आपने बताया कि कुछ चिड़चिड़ी होती है, जी। कुछ जो है बहुत सामान्य होती है, इनकी पारिवारिक संरचना क्या होती है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम जनरली सामान्य तौर पे देखते हैं कि जो मधुमक्खी होती है इसका जब हम व्यावसायिक दृष्टि से पालन करते हैं तो हम जो देखते हैं इसमें जो यूरोपियन मधुमक्खी का हम उपयोग करते हैं इसका छत्ते में, तो इसमें जो हम इनको कृत्रिम रूप से हम इनको पालन करते हैं तो इसमें पहली तो होती है रानी मधुमक्खी होती है। जी, रानी मधुमक्खी जो होती है वो छत्ते में सबसे बड़ी होती है आकार में, और ये लगभग 20 से 30 मिलीमीटर साइज़ की होती है, और ये इसका कार्य, इसकी जो जीवन समय होता है ये लगभग 2 से 3 वर्षों का होता है। अच्छा जी, और इसका मुख्य कार्य केवल अंडे देने का ही होता है। एक जो रानी मधुमक्खी जो होती है वो लगभग एक दिन में 1000 से 1200 तक अंडे प्रतिदिन दे सकती है, और दूसरी जो इसकी प्रजाति होती है वो नर मक्खी की होती है। यह रानी मधुमक्खी से थोड़ी छोटी होती है, लेकिन यह जो है इसका कार्य केवल रानी के साथ संभोग करने का होता है और यह कोई कार्य नहीं करती। तीसरी जो हम मधुमक्खी की प्रजाति देखते हैं, जो इनका पारिवारिक संरचना में देखते हैं, तो ये श्रमिक मधुमक्खी होती हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ ही पूरे परिवार का 99% हिस्सा होती हैं, और ये अलग अलग कार्यों को मधुमक्खी के छत्ते में संपादित करती हैं। जनरली ये बांध श्रमिक होती हैं। ये जो होती हैं ये मधुमक्खी के लिए परागकण लेके आना, मधुरस लेके आना, छत्ते की सफाई करना, रॉयल जेली सीक्रेट करना, और जो मधुमक्खी जो रानी मधुमक्खी जो बच्चे देती है उन बच्चों का पालन पोषण करना, छत्ते को दुश्मनों से बचाना, उसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह कहाँ पर फूलों का स्रोत है, ये सब जो चीज़ों की जो जानकारी होती है, ये सब श्रमिक मधुमक्खियों के सारे कार्य होते हैं। मतलब इस तरह से ये एक से एक जुड़े हुए हैं, तो इनकी ये पारिवारिक संरचना होती है। जी सर। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन व्यवसाय बहुत बढ़िया है। यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर नेहा जी, ये बताएं कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय यदि शुरू किया जाता है तो इसके बाद में क्या क्या सावधानियाँ हमारे किसान भाइयों को रखनी पड़ती है? जी, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। जैसा कि हम देखते हैं कि किसान भाई मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू तो कर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब ग्रीष्मकाल आता है उस समय हमें खास तौर पर मधुमक्खियों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो मधुमक्खी होती है वह तापक्रम के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। और दूसरा, हमें कीटनाशकों के छिड़काव का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि हम जहाँ पर मधुमक्खी के हम बॉक्स रख रहे हैं उसके आसपास ज़्यादातर कीटनाशकों का छिड़काव ना हो, क्योंकि अगर कीटनाशकों का छिड़काव होगा तो मधुमक्खी की जो श्रमिक हैं वो मरते जाएंगे। और अगर जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब ग्रीष्मकाल में जो तापक्रम होता है सामान्य से काफ़ी अधिक हो जाता है,
तब जो मधुमक्खियाँ होती हैं वह मरना चालू कर देती हैं। तो उस समय क्या होता है कि परागकण और मधुरस की भी फूलों की उपलब्धता नहीं मिल पाती। तो उस समय में हमको ये करना चाहिए कि जो मधुमक्खी के जो छत्ते हैं, जो हमने जहाँ पर अपनी मधुमक्खियों का छत्ता रखा हुआ है, उस जगह को हमें ऐसे पेड़ों का और ऐसे स्थान का चुनाव करें जहाँ पर कि छाया अधिक समय तक रहती हो और उनको आसपास से जहाँ पर पानी की उपलब्धता बनी रहे। और उसके साथ साथ हमें यह करना चाहिए कि हमें शहद का और चीनी का घोल बना करके वहाँ पे जगह जगह पे रखना चाहिए जी। फिर हमको ये करना चाहिए कि जो हमारे जो बॉक्स रखे हुए हैं उनके नीचे हम उनको हमेशा स्टैंड के ऊपर रखें और स्टैंड के नीचे जो कटोरी नुमा स्ट्रक्चर होता है, उसको कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी और कुछ हम कैरोसिन ऑयल या कोई इंसेक्टिसाइड है तो वो हम थोड़ा सा डाल के नीचे से रख सकते हैं, ताकि जो चींटी हैं या जो कोई और जो इनके जो शत्रु कीट होते हैं वह ऊपर चढ़ने ना पाएँ। और इस तरीके से हम उनकी सामान्य देखभाल हम ग्रीष्म काल में कर सकते हैं। बिल्कुल जी। तो ये तो सामान्य तौर पर जो है सावधानियां रखने की बात है। किसान भाइयों, कोई भी व्यवसाय हो, जब तक उसमें लाभ नहीं मिलता है तो शायद हमारे किसान भाइयों को संतुष्टि नहीं होती है, और लाभ यदि नहीं है तो फिर कोई व्यवसाय करने से फ़ायदा भी नहीं है। तो आप बताएं कि यदि मधुमक्खी पालन करते हैं हमारे किसान भाई तो किस तरह के क्या क्या लाभ मिलते हैं उन्हें? जी, मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कि किसान जो अपनी सामान्य कृषि के साथ साथ आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखने योग्य बात यह है कि उन्हें मधुमक्खी पालन से एक तो उनकी फसलों का परपरागण तो हो ही जाता है, तो एक तो उनकी उत्पादक क्षमता बढ़ जाती है। अभी हमने देखा कि जो है जो सेब के किसान है, सेब के जो किसान है वो वहाँ पे बहुत मधुमक्खी के छत्ते वहाँ पे बुलाते हैं और उनसे परागण की क्रिया करवाते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। तो पहला तो जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से जो हम देखते हैं कि लाभ हमें परपरागण का है। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो हमें उनसे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो शहद की हमें प्राप्ति होती है। एक कॉलोनी से लगभग हमें 30 से 40 किलो तक की हमें शहद की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि हमें मधुमक्खी से हमें मोम मिलता है, जो कि मधुमक्खी अपने जो उदर भाग है उसे स्रावित करती है। ये भी बहुत उपयोगी होता है। मोम जो होता है लकड़ी के फर्नीचर की वार्निश करने में और इसका कॉस्मेटिक्स में और कई तरह की औषधियों वगैरह में भी इनका उपयोग किया जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि प्रोपोलिस एक जो होता है वो जो कि पेड़ों की रेजिन्स वगैरह से सीक्रेट होता है, वो हमें मधुमक्खी से मिलता है। फिर हम देखते हैं कि हमें बी वैनम मिलता है। बी वैनम वो होता है, आपने सामान्यतः देखा होगा कि मधुमक्खी जो डंक मारती है जी, उसे हम बी वैनम या मधुमक्खी का विष कहते हैं। हाँ, सामान्य तौर पर उसको विष हम तो ये जो विष जो होता है ये श्रमिक मधुमक्खी जो होती है उसके जो उदर भाग में पीछे की तरफ स्थित होता है। ये जो होता है जो गठिया रोग होता है इन सब के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। तो काफी महंगे दाम, महत्व ज्यादा है इसका। जी हाँ, इसका औषधि महत्व बहुत ज्यादा है और ये काफी महंगे दामों पे बी वैनम बिकता है बाजार में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो इस तरह से मधुमक्खी पालन से केवल शहद ही नहीं मिलता है किसान भाइयों, इसके अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं उपलब्ध होती है। डॉक्टर साहिबा, मधुमक्खी पालन हमारे किसान भाई करते हैं तो लगभग एक बार शुरुआत की तो ये कितने साल तक चल सकता है? जी, मैंने जैसा आपको बताया कि जो रानी मधुमक्खी होती है जनरली जो उसकी सामान्य जो आयु है 2 से 3 वर्ष की होती है
और 2 से 3 वर्ष तक जब जितनी वो यंग रहती है तो उतनी ज़्यादा वो उसकी बच्चे देने की कैपेसिटी रहती है, तो मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक मधुमक्खियों का उत्पादन करती रहती अच्छा। है। और जैसे जैसे वो बूढ़ी हो जाती है तो उसको हमें हटाना पड़ता है, या फिर वो आयु के अनुसार वो उसकी जो अंडे देने की क्षमता होती है वो नष्ट हो जाती है। तब क्या होता है कि जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वह अपने छत्ते में एक अलग से एक सेल का निर्माण करती है, जिसमें कि जब रानी मक्खी जब अंडा देती है तो उसको वो अलग तरीके से निषेचित करती है और उससे फिर रानी मक्खी का निर्माण होता है। तो जो पहली रानी मक्खी निकलती है वो अन्य जो रानी मक्खियों के जो अंडे होते हैं उनको वो डंक मार के नष्ट कर देती है। इस तरीके से आप अलग से भी रानी मक्खी को आप उसमें कर सकते हैं। जी। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन हमारे देश में काफ़ी स्तर पर हो रहा है और प्रदेश में खासतौर से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई जगह हमारे किसान भाई इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ मुख्यतः कहाँ कहाँ जो है मधुमक्खी पालन हो रहा है, और यदि हमारे किसान भाई देखना चाहे तो कहीं कुछ देखने को मिलेगा क्या? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो हमारे यहाँ जो कृषि महाविद्यालय है, तो राजमाता विजयराजे सिंधिया जो कृषि महाविद्यालय है उसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। वहाँ अच्छा। जो मुरैना में जो कृषि वैज्ञानिक केंद्र है वहाँ पर काफ़ी अधिक स्तर पे, चूँकि वहाँ पे सरसों की फसल काफ़ी बहुतायत तौर पे उगाई जाती है, तो वहाँ पे शहद का उत्पादन और मधुमक्खी पालन किया जाता है। यानी कि सरसों या सूरजमुखी ये जी, इस तरह की फसलें जहाँ पर होती है वहाँ पर बढ़िया मधुमक्खी हाँ पालन जी, हो सकता बहुत है। आसानी से आप कर सकते हैं मधुमक्खी पालन, क्योंकि मेन जो मुख्य जो बात है वो ये है कि मधुमक्खियों के लिए हमको परागण और मधुरस की हमको आवश्यकता है। बिल्कुल सही वो बात जो है। जिस फसल से, जिस सब्जी वर्गीय फसलों से या पुष्प वर्गीय फसलों से मिले, या हमें जो जंगली जो हमारे पेड़ हैं जैसे कि नीम हुआ, यूकेलिप्टस हुआ, जामुन हुआ, अमरूद हुए, अगर इस तरीके के बाग बगीचे अपने आसपास उपलब्ध हैं, या जो पुष्प वर्गीय हैं जैसे सरसों हमने बताई, सूर्यमुखी है, सनफ्लावर है, मक्का है, या कद्दू वर्गीय जो पौधे हैं, अगर इस तरह से अपने आसपास उपस्थित हैं तो किसान भाई इसको आसानी से अपने खेत के आसपास बॉक्स लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और फिर इसके अलावा यदि कुछ आपको जानना है या कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो वो चाहे तो आपके कृषि विज्ञान केंद्र या आपके कृषि महाविद्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसके लिए जो कृषि महाविद्यालय हैं जैसे राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय और उसके अलावा जो कृषि वैज्ञानिक केंद्र हैं समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित करते रहते हैं, तो वहाँ पर किसान भाई संपर्क करके ये मधुमक्खी पालन की जो यूनिट अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे किसान भाई अगर प्रशिक्षण लेना चाहे तो लगभग कितने दिन का प्रशिक्षण होता होगा इसके लिए? सर, इसका जो प्रशिक्षण सामान्य तौर पे दिया जाता है लगभग 1 से लेकर 2 हफ्ते तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा। जी, तो इसमें मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता दी जी जाती हाँ। है, कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आपको है उन दिक्कतों को दूर किया जाता है। अच्छा, जो प्रजाति की बात आपने बताई कि ये 4 तरह की मधुमक्खियाँ होती है, इनमें से जो चौथी प्रजाति होती है यूरोपियन मधुमक्खी जो होती है वो जो है व्यावसायिक तौर पर हमारे किसान भाई पर, यदि इसकी उपलब्धता हमारे किसान भाई चाहते हैं तो हमारे यहाँ कहाँ पर जो है ये प्रजाति मिल सकती है? जी, हमारे यहाँ जो है ये राजमाता विजयराजे सिंधिया जो कृषि महाविद्यालय है वहाँ पर जो ये यूरोपियन मधुमक्खी है उसका जो मुरैना का जो कृषि वैज्ञानिक केंद्र है वहाँ पर इसका अभी जो है वर्तमान समय में इसका वहाँ पे व्यावसायिक तौर पे इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है और वहाँ पे इसकी उपलब्धता भी है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो मतलब कोई यदि किसान भाई जो है मधुमक्खी पालन की शुरुआत करना चाहता है और जो मधुमक्खी लाना चाहता है तो वो वहाँ पर जो है संपर्क कर सकता है, तो आसानी से उसको उपलब्ध हो जाएगी। जी सर। डॉक्टर नेहा जी, आप यहाँ पर आई, विशेष रूप से मधुमक्खी पालन के संबंध में आपने विस्तार से बातचीत की और हमारे किसान भाइयों को बताया कि मधुमक्खी पालन से क्या कुछ लाभ मिल सकता है, किस तरह से इसका पालन किया जा सकता है, कहाँ से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। बढ़िया जानकारी दी आपने। आप यहाँ पर आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन यदि आप करना चाहते हैं तो आप कृषि महाविद्यालय पवार खेड़ा में भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप वहाँ पर संपर्क करके मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण ले सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर।
गेहूं का रिकॉर्ड बुआई लक्ष्य, रबी मौसम में चना फसल की तैयारी, बकरी पालन लाभदायक व्यवसाय, ड्रिप सिंचाई में प्लास्टिक मल्च का महत्व। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गेहूं की रिकॉर्ड बुआई का लक्ष्य। प्रदेश में इस वर्ष मानसूनी बारिश सामान्य होने से खरीफ फसलों के साथ ही रबी फसलों की बुआई भी रिकॉर्ड होने जा रही है। किसान कल्याण विभाग द्वारा चालू सीजन में रबी बुआई का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि इस साल गेहूं बुआई का नया कीर्तिमान स्थापित होगा। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साल 102.76 लाख हेक्टेयर में गेहूं बुआई प्रस्तावित है। प्रदेश में गत वर्ष 102.27 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था। रबी सीजन में इस साल 136.97 लाख हेक्टेयर में रही बुआई का कार्यक्रम बनाया गया है। गत वर्ष 134.90 लाख हेक्टेयर में रबी फसलें बोई गई थी। गेहूं के बाद चने की बुआई 19.27 लाख हेक्टेयर में प्रस्तावित है, जो गत वर्ष बोए गए क्षेत्र के बराबर है। मसूर 3.78, मटर 0.58, जौ 0.30, सरसों 8.50, अलसी 0.52 एवं गन्ना 1.25 लाख हेक्टेयर में बोया जाएगा। गत वर्ष की तुलना में 1.1% ज़्यादा बुआई का लक्ष्य रखा गया है। रबी मौसम में चना फसल की तैयारी। चना हमारी दलहनी फसलों में एक प्रमुख फसल है, जिसका उत्पादन हमारे यहाँ बड़े स्तर पर किया जाता है। चने को दालों का राजा भी कहा जाता है। पोषक मान की दृष्टि से चने के 100 ग्राम दानों में पानी 21.1 ग्राम, प्रोटीन 4.5 ग्राम, वसा 61.65 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 149 मिलीग्राम, कैल्शियम 7.2 मिलीग्राम, राइबोफ्लेविन तथा 2.3 मिलीग्राम नियासिन पाया जाता है। जहां इसकी दाल हमारे लिए उपयोगी है, तो इसका भूसा व दाल से निकले छिलके भी पशुओं का प्रमुख आहार है। इसकी हरी पत्तियां साग और हरा तथा सूखा दाना सब्जी व दाल बनाने में प्रयुक्त होती है। चने की जड़ें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करती है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। देश में चने की खेती बहुत से प्रदेशों में होती है। सबसे अधिक चने का क्षेत्रफल एवं उत्पादन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। इसका विश्व में सर्वाधिक है। ये शुष्क एवं ठंडी जलवायु की फसल है। इसकी खेती के लिए मध्यम वर्षा और सर्दी वाले क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। बकरी पालन लाभदायक व्यवसाय। बकरी पालन व्यवसाय से किसानों की आय बढ़ने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में बकरी पालन इकाई की स्थापना की गई। कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में शुरू की गई बकरी पालन इकाई में नस्ल सुधार कार्यक्रम के लिए उन्नत नस्ल सिरोही की बकरियां लाई गई हैं। केंद्र के प्रमुख डॉक्टर V.K. वर्मा ने बताया कि बकरियों की उन्नत नस्ल सिरोही द्विउद्देशीय नस्ल है। सिरोही नस्ल की बकरियां लगभग 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन दूध देती हैं। साथ ही उसका वजन भी अधिक होता है। ये नस्ल दूध और मांस दोनों के लिए उपयोगी है। डॉक्टर वर्मा के मुताबिक सिरोही नस्ल की बकरियों का वजन एक वर्ष में लगभग 100 किलो तक हो जाता है। साथ ही उन्नत नस्ल की बकरियां वर्ष भर में 2 से 3 बच्चों को जन्म देती हैं। बकरी पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने से अधिक लाभ वर्ष भर मिलता रहता है। ड्रिप सिंचाई में प्लास्टिक मल्च का महत्व। ड्रिप सिंचाई तकनीक सिंचाई की नवीनतम तकनीकों में से एक है। इस सिंचाई तकनीक में पौधे की जड़ों में सीधे पानी दिया जाता है। जल उत्पादकता अन्य विधियों की तुलना से अधिक है। जल तथा उर्वरकों की इस विधि से कम मात्रा लगती है और फसल उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। इस तकनीक से खारेपन तथा जल भराव की स्थिति की समस्या नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों में नहीं होगी तथा कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्रों में गिरते जल स्तर और घटती गुणवत्ता को भी रोका जा सकता है। इसकी मल्चिंग के लिए पौधों के चारों तरफ मिट्टी की सतह के ऊपर एक ऐसे पदार्थ से ढकने की प्रक्रिया है जो फसल की बढ़त तथा बढ़वार के लिए उचित वातावरण प्रदान करता है। मल्चिंग के बिछावन के लिए किसान निम्न पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं: सूखे पत्ते, धान के डंठल, ज्वार के डंठल, लकड़ी का भूसा, सूखी घास, गन्ने के सूखे पत्ते इत्यादि आदि का प्रयोग कर वाष्पीकरण द्वारा होने वाली जल की हानि को कम किया जा सकता है। खरपतवार को रोका जा सकता है। सूक्ष्म वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे भूमि के तापमान, आर्द्रता तथा सूक्ष्म क्रियाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।